नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई आर.के. सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 16 मार्च 2023 को एसएससी सीएचएसएल के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के 100% रियल क्वेश्चंस और सबसे अधिक क्वेश्चंस लेके हाजिर हैं। वीडियो हमारी थोड़ी सी लेट आएगी दोस्तों, लेकिन सबसे जेन्युइन और सबसे अधिक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे हमारे चैनल के अलावा सबसे ज़्यादा प्रश्न कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करता है। हमारी वीडियो थोड़ी लेट आती है दोस्तों। यहाँ पे लोग जो कि जल्दी वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब तक हम सभी क्वेश्चंस को क्रॉस नहीं कर लेते हैं तब तक वीडियो अपलोड नहीं करते हैं। और 2-4 प्रश्न की वीडियो अपलोड करने से अच्छा है दोस्तों जेन्युइन क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है उनका तो अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो लोग जो दे दिए, ठीक है। बाकी लेकिन जिनका एग्ज़ाम आने वाली शिफ्ट में उनको तो पता चलना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चंस और कितना आ रहा है। साथ में दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि पाई जाती है तो आप हमें 8181819473 पे ज़रूर बताइएगा। और क्वेश्चंस अगर आपको याद है तो भी आप हमें एक बार व्हाट्सएप करके ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे डेली का पीडीएफ आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पे, यानी उद्योगों के विकास पे ये आधारित थी। वहीं बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में नेहरू जो कि महालनोबिस मॉडल को अपनाया था। किस मॉडल पे? तो महालनोबिस मॉडल जो कि आपका राइट आंसर होगा। लेकिन आपसे पूछा था कि किस पर आधारित थी, तो भारी उद्योगों के विकास पे। बात करते हैं दोस्तों, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। 1956 की औद्योगिक जो कि नीति ने आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के एक समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया था। प्रो जो कि पीसी यानी महालनोबिस इस मॉडल के मुख्य वास्तुकार थे। यह मूल रणनीति थी कि भारी उद्योग और जो कि सेवाओं पर खर्च में निवेश बढ़ाने के लिए, क्रय शक्ति बढ़ाने के लिए, और दूसरी ओर नई मांग को पूरा करने के लिए छोटे और घरेलू उद्योग उत्पादन बढ़ाने के लिए जितना संभव हो उतना निवेश और उत्पादन बढ़ाकर उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाना थी। ठीक है, तो आप इनसे रिलेटेड सभी चीज़ें पीडीएफ फाइल में देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्रश्न आया था कि ध्वनि की चाल किस में अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठोस में अधिक होती है। अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पूछा गया होगा तो फिर कमेंट करके ऑप्शंस एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये ठोस ऑप्शंस में ना दे के कुछ दूसरा दे देता है, तो वो क्वेश्चन जो हो जाता है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हो जाता है। तो ऑप्शंस एक बार कमेंट करके बताइएगा। चलिए इससे रिलेटेड सभी चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि ध्वनि की चाल उस माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है जिसके माध्यम से वह यात्रा कर रही है। ठीक है, ठोस माध्यम में कणों को बारीकी से पैक किया जाता है, इसलिए जो कि घनत्व तो अधिक होता है। एक अणु से दूसरे अणु तक की जानकारी ठोस माध्यम में तेजी से यात्रा करती है। ठीक है, तरल में अणु ठोस पदार्थ की तुलना में अधिक दूर होते हैं, इसलिए तरल पदार्थ के लिए घनत्व तो कम होता है। गैस में अणु बहुत ही शिथिल होते हैं और स्टील में ध्वनि तरंग की गति अधिकतम होती है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है, फिर यह तरल में है और यह गैसों में सबसे धीमा होती है। ध्वनि की गति समान भौतिक स्थितियों के तहत किसी दिए गए माध्यम में सभी आवृत्तियों के लिए लगभग समान रहती है। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो हवा में जो कि हवा में ध्वनि तरंगों का वेग जो कि 330 मीटर प्रति सेकंड होता है। स्टील में ध्वनि तरंगों का वेग जो कि 520, ठीक है, 520 मीटर प्रति सेकंड होता है। वही बात करते हैं शून्य में, ठीक है, शून्य में ध्वनि तरंगों का वेग शून्य होता है। वही बात करते हैं पानी में ध्वनि तरंगों का वेग जो कि 1480 मीटर पर सेकंड होता है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पश्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है। ऑप्शंस क्या थे कमेंट करके बताइएगा। क्या कृष्णा ऑप्शंस में था, कृष्णा नदी? लेकिन ऑप्शंस एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए वहाँ से रिलेटेड सभी चीज़ों को मैं बता देता हूँ। तो पश्चिमी घाट से पेरियार नदी भी निकलती है। यह केरल राज्य की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसे केरल की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। यह पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। यह अरब सागर में गिरती है और मिल जाती है, ठीक है। जो कि मुथिर पुछा नदी, मुलियार नदी, चेरुयोनी नदी, पेरियार नदी की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो क्या पूछा था, कोई घाटी का नाम दे के पूछा था, कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। बात करते हैं तो गोदावरी नदी भी वहीं से निकलती है दोस्तों। तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में जो कि त्रयंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। घाटी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, जो कि ये जो नदी है घाटी महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा मध्य प्रदेश में छोटे भागों कर्नाटक और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यों में फैला हुआ है और अंत में यह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो कि पैंगोंग, वैनगंगा, वर्धा और मंजरी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं गोदावरी की, ठीक है। बात करते हैं कृष्णा नदी की। तो यह नदी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में फैली हुई है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट में जो कि निकलती है। बात करते हैं तो घट प्रथा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, भीम और मूसी कुछ महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी की। तो यह पश्चिमी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा के रूप में कार्य करता है। यह अमरकंटक पठार से निकलती है जहाँ बिंद और सप्त पर्वत श्रृंखलाएँ मिलती हैं। यह अरब सागर में मिलने से पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर बहती है। तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी दोस्तों, अदरवाइज आप कर सकते हैं। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बात करते हैं दोस्तों तो स्वराज शब्द सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही गढ़ा था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करते हैं उन्होंने आधुनिक शिक्षा को बढ़ाने के लिए एक प्रमुख संगठन यानी डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। उन्होंने पुणे में जो कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ होम रूल लीग यानी 1916 से 1918 के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गए केसरी और महर्ता 2 समाचार पत्र भी थे, तो इनको भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी दादा भाई नौरोजी का देख लेना, बदरुद्दीन तैयबती जी का देख लेना, WC बनर्जी का देख लेना, ये सब PDF फाइल में आपको मिल जाएगा। 2022 का विंबलडन पुरुष का खिताब किसने जीता था, नोवाक जोकोविच ने जीता था। बात करते हैं सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने निक जो कि किर्गियोस पर 4 सेट की जीत के साथ 7वां विंबलडन पुरुष खिताब और 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। जो कि किर्गियोस ने अपने पहले मेजर फाइनल में अधिक अनुभवी प्रतिद्वंदी को चुनौती देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, लेकिन वह केवल एक सेट ले सके, जोकोविच को 21वें जो कि मेजर ताज की ओर अग्रसर कर सके। तो इसका राइट आंसर पूछा गया था तो नोवाक जोकोविच हो जाएगा। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद से हटाया गया था, तो अनुच्छेद 31 आपका राइट आंसर होगा। बात करते हैं 1978 में बदलाव किए जाने तक भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जो कि भाग 3 के अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19(1)(f) जो कि संविधान के 44वें संशोधन के भाग के रूप में संविधान के मौलिक अधिकारों को पूरी तरीके से हटाया गया था। तो अनुच्छेद 31 आपका राइट आंसर होगा। दोनों कंबाइंड करके दिया था क्या, ये भी बताइएगा। 19(1) करके भी दिया था क्या, ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको CaOH2 कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर में किसी चीज़ को सर्च करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वेब ब्राउज़र का प्रयोग किया जाता है। एक दोस्तों कंप्यूटर का और प्रश्न था, वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाया, शायद त्रुटि का शॉर्टकट की पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके एक बार बता देना। 2022 का डुरंड कप किसने जीता है, तो बेंगलुरु FC ने पहली बार डुरंड कप जीतने में सफलता प्राप्त की। जो कि
खिताबी मैच के बाद कप्तान सुनील छेत्री ने ट्रॉफी उठाई। मुकाबला काफ़ी रोमांचक हुआ। बेंगलुरु एफसी ने रविवार को करीब फाइनल मैच में जो कि मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डुरंड कप जीता है। तो आपका जो कि मुंबई सिटी एफसी यहाँ पे मुख्य जो कि उप विजेता थी, बेंगलुरु एफसी जो कि इसमें विजेता थी। एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह जो कि शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह जो कि ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है। इसके पश्चात क्रमशः मंगल, बुध, बृहस्पति का स्थान है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोलकुंडा का किला कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। बात करते हैं तो गोलकुंडा किला अपनी वर्तमान भव्यता का काफ़ी श्रेय मोहम्मद कुली कुतुब शाह को देता है। यह मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था और 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। यह हैदराबाद तेलंगाना से लगभग 11 किमी दूर जो कि ग्रेनाइट पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। यह अपनी जो कि अभेद्य संरचना के लिए भी प्रसिद्ध है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 12 जुलाई 1982 को किसकी स्थापना की गई थी, तो भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लवली चौबे किस खेल से संबंधित है, तो लॉन बॉल जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि गोदान मुंशी प्रेमचंद ने कब लिखी थी, 1936 में लिखी थी। इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हिंदी ग्रंथ रत्नाकार कार्यालय बम्बई द्वारा किया गया था। बात करते हैं दोस्तों, एक प्रश्न और आया था कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं कि 19 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। यह उस तारीख की याद में जिस पर 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। तो बाकी दोस्तों यही सब प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के मिले हैं। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा लेट हुआ है लेकिन दोस्तों जेन्युइन क्वेश्चन है। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।